लेट्स फाइट पॉडकास्ट। लेट्स माई पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है सभी का। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, श्री संपत लाल जी सोनगरा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आप एक लंबी पारी खेले हैं न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो सबसे पहले न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आपने कब से शुरुआत की, कहाँ से अपने एजुकेशन प्राप्त की लॉ की, अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? मेरा जन्म बीकानेर में हुआ है। मेरी जन्म तारीख 6/12/1942 है। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बीकानेर शहर में हुई। मिडिल क्लास तक की भी बीकानेर में हुई। हाई स्कूल मैंने गंगा शहर में बीकानेर में चोपड़ा स्कूल से की। उसके पश्चात ग्रेजुएशन मैंने जैन कॉलेज गंगा शहर बीकानेर से किया जी। और फिर लॉ की क्लासेस, लॉ की जो एजुकेशन है डूम्ड कॉलेज बीकानेर से ली थी। मैंने इस तरह बीकॉम LLB मेरी शिक्षा का ये रहा वर्णन। उसके पश्चात मैंने कुछ अरसे राजकीय सेवा भी की, राजस्थान में की, पंजाब में भी की। उसके पश्चात में फिर मैंने वकालत प्रारंभ की LLB करने के पश्चात। LLB के पश्चात आपने ये अपनी जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से आरंभ की? मैंने 1968 से बीकानेर में प्रारंभ की थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत की थी। उस वक्त में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जज का जुरिस्डिक्शन काफ़ी लंबा हुआ करता था। बीकानेर में, जिसको आजकल चूरू जिला कहते हैं, राजगढ़ तक बीकानेर जजशिप का पार्ट होती थी। राजगढ़ के बाद हिसार लगता है। इसी तरह इधर गंगानगर सब बीकानेर में आते थे। उसके बाद धीरे धीरे जुडिशरी का विकेंद्रीकरण हुआ तो धीरे धीरे अलग अलग जजशिप बनती गई और न्याय क्षेत्र बोर्डें कायम होती रही। 68 से करते फिर मैंने RJS की परीक्षा दी और 71 में 1 जून 1971 को म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के तौर पर मेरा पोस्टिंग हो गया। पहली पोस्टिंग मेरी उदयपुर प्रॉपर में हुई। लगभग 12 वर्ष तक मैं उदयपुर डिवीजन में भी मेरी पोस्टिंग होती रही। कभी डूंगरपुर, कभी दरियाबाद, कभी सलूमबार, इस तरह अनेक स्थानों में मेरी उदयपुर में प्राइवेट पोस्टिंग हुई। उसके पश्चात मेरी पोस्टिंग उन्होंने रतनगढ़, मतलब उसके पश्चात ये सिलसिला जारी रहा। मैं बार मेरी पोस्टिंग फिर वापस डूंगरपुर कर दी गई, पुनः उदयपुर। मुझे तो कुछ समय के लिए बाहर इधर राजस्थान में अन्य पार्ट में रखते, लेकिन उसके पश्चात तो इस दौरान सर बताएंगे कि आपने जैसे सिविल जज के रूप में अपने कार्य किया है, तो आज हम अपने तो यानी क्राइम के क्षेत्र में भी जजमेंट दिए होंगे, सिविल के क्षेत्र में भी, दोनों ही क्षेत्रों में काम किया है, सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कुछ क्राइम के बारे में, क्योंकि आज देश के अंतर्गत क्या है, एक मुद्दा सबसे बड़ा है जो करप्शन का है। और करप्शन जो है वो सुधार सकती है न्यायपालिका या पब्लिक की अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात तो पब्लिक अवेयरनेस है, लेकिन जो गाइडेंस है वो कोर्ट के द्वारा ही दी जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस बारे में, जो आज जो करप्शन बढ़ रहा है देश के अंतर्गत, हर क्षेत्र के अंतर्गत, अगर हम एम्प्लॉइज की लें तो वहां पर भी है, दूसरी जगह लें किसी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत तो वहां पर भी जो करप्शन है, तो करप्शन के बारे में सर आप क्या सोचते हैं? करप्शन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। व्यापारी है वो भी इसी का पार्ट है, सरकारी कर्मचारी है वो भी इसी में रहता है जाके, और जो भी समाज के जितने जो वर्ग है सब इससे संबंध रखते हैं। लेकिन करप्शन का ज़्यादातर संबंध सरकारी कर्मचारियों से होता है, या व्यापार में, ठेकेदारी में, इनमें भी इसका रहता है। लेकिन ज़्यादा करप्शन सरकारी कर्मचारियों के संबंध में होता है, क्योंकि आम जनता का ज़्यादा कार्य सरकारी कर्मचारियों से ही पड़ता है। तो सर इसमें जब सरकारी कर्मचारियों के है तो उस पे एक गवर्निंग बॉडी भी तो होनी चाहिए ना? तो सरकारी कर्मचारियों में भी 2 पार्ट हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारी होते हैं और लोकल बॉडीज के भी कर्मचारी होते हैं। पर करप्शन सभी में पाया जाता है जाके आमतौर पर।
अब इसके संबंध में इस करप्शन को अच्छा, अब ये जो बात की है आपने, जब भी बताया है कि भाई स्टेट के कर्मचारी होते हैं, सेंटर के कर्मचारी होते हैं। सेंटर के जो कर्मचारी होते हैं, अगर वो किसी तरह से करप्शन करते हैं तो उन पे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा? सभी कर्मचारियों में राज्य सरकार ने भी सर्विस रूल्स बना देखे हैं, कंडक्ट रूल्स बना रखे हैं, करप्शन के लिए भी बना रखे हैं। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की करप्शन के संबंध में सबसे बड़ा एक तो विजिलेंस कमिश्नर बना रखा है जी। वो इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के करप्शन के संबंध में नियंत्रण करता है। सुपरवाइजर ईडी भी एक अन्य एजेंसी है, वो भी काम करती है। सीबीआई भी इस करप्शन के संबंध में या अन्य कोई भी अपराध दर्ज होते हैं उनके संबंध में भी इसको इन्वेस्टिगेशन करती है या इसके संबंध में हस्तक्षेप करती है। अब सेंट्रल कर्मचारियों के करप्शन के संबंध में मोटे तौर पर है दो तरह के हो जाते हैं। तब पहले तो क्या है कि आमतौर पर शिकायत करते हैं डिपार्टमेंटल साइड में भी होती है इनकी, तो डिपार्टमेंटल साइड में डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन जाती है, उस पर फिर जो कर्मचारी अडॉप्टी होता है उनको करते हैं डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके एक है। फिर कुछ ऐसा करप्शन है वो ज़्यादा संबंध रखते हैं पब्लिक से, तो उसके संबंध में फिर पब्लिक के लिए वो जाके उसमें जो एसीडी को जाती है और उसमें उनको देती है क्राइम के लिए जाकर के। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, दोनों एम्प्लॉइज हैं, लेकिन एम्प्लॉइज अगर करप्शन करते हैं तो स्टेट की पॉलिसीज अलग होती हैं और सेंटर की पॉलिसीज अलग होती हैं। अगर कोई स्टेट का कर्मचारी है उस पे तो पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेट का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाय द वे कोई सेंटर का कर्मचारी है, क्योंकि सेंटर के जो कर्मचारी होते हैं अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, गवर्निंग बॉडी सेंटर होती है, तो अगर सेंटर का कर्मचारी कोई करप्शन करता है तो उसमें फिर स्टेट क्या भूमिका निभाएगा? सेंटर के कर्मचारी में पहले तो ये था कि भाई सेंटर के कर्मचारी के करप्शन के संबंध में स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस है वो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन अब रिसेंटली एक जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया है। हाँ, अभी वो जेबी पारदीवाला और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सत्येंद्र शर्मा जी की बेंच ने अभी इन्होंने ये कहा, निर्धारित किया है कि भी सेंट्रल एम्प्लॉइज की अगर करप्शन के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी जिसको हम आमतौर पर पुलिस कहते हैं वो भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, चालान कर सकती है। अच्छा। जहाँ तक प्रचलित है सेंट्रल एम्प्लॉइज की करप्शन के संबंध में मोस्टली सीबीआई कार्रवाई करती है। अब सीबीआई दो तरीके से कार्रवाई करती है कि भाई सीबीआई है स्टेट में अगर कोई कार्रवाई करना चाहे सभी कर्मचारियों किसी संबंध में भी कोई अपराध के संबंध में स्टेट वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहे या तो स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे तो कर सकती है। बीच में रोकना चाहूंगा आपको कि कई बार इसमें देखिए मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसे भी मुकदमे हुए हैं करप्शन के मामले में, जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल को लेते हैं, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ममता गवर्नमेंट है और ममता गवर्नमेंट के अंतर्गत भी कई ऐसे मुकदमेबाजी हुए हैं जिनके अंतर्गत क्या है, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो उस चीज की परमिशन देती ही नहीं है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में परमिशन ना दे तो फिर क्या कदम उठाए जाएंगे? उसके लिए फिर ये वहाँ की जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट में उस संबंध में रिट पिटीशन ये भी पेश करनी पड़ती है। हाई कोर्ट को भी पावर है कि उस केस के स्टेट में परमिशन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को दे सकती है। हाई कोर्ट की परमिशन है। इसी अभी जो करप्शन बंगाल में केस हुए कंट्रोवर्सी हुई है, हाई कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन भी गया है, ममता भी गई है, दोनों तरफ से किसी जो है जाके, तो ये दोनों हैं। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट कह देती है कई बार कि हम हमारी स्टेट में सीबीआई को कोई केस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन नहीं देंगे, तो वो बगैर उनकी परमिशन के नहीं जा सकते, लॉ बना हुआ है। नहीं, अगर फिलहाल बीच में अभी रोकना चाहूंगा कि अगर फिलहाल क्या स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट या कानून से ऊपर है? नहीं, कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन लॉ में प्रोविजन बनाया हुआ है, दिल्ली पुलिस एक्ट का बना हुआ है, उसमें पहले दोनों ही प्रोविजन रखे हैं
कि आइदर ऑन दी परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑन दी परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सबका ही, वो तो जुरिस्डिक्शन में आता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और दो सुप्रीम कोर्ट में तो किसी भी ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है जी। ये तो इसमें मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे करप्शन के लिए। करप्शन के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट में इनिशियल स्टेज क्या होगी? करप्शन के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के संबंध में होते हैं, देखिए जी, किसी व्यक्ति का कोई काम, किसी कर्मचारी अधिकारी जो भी है उसके पास पेंडिंग होता है, तो वो कर्मचारी या अधिकारी उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुचित धनराशि की डिमांड करता है या किसी प्रलोभन की डिमांड करता है, आर्थिक प्रलोभन की करता है, या कोई ही प्रकार की अनैतिक सुविधा की मांग करता है, जो उस मांग को पूरी करने तक उस काम को रोक के रखता है, तब जो पीड़ित व्यक्ति होता है, विक्टिम होता है, वो परेशान होकर के याति उसकी मांग की पूर्ति कर दे, अपना काम करा ले। या दूसरा तरीका है कि अब वो मान लो सीबीआई के पास जाए, दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाता है, स्टेट हो तो स्टेट की एजेंसी के पास जाता है। क्या एक साधारण व्यक्ति सीधा संपर्क कर सकता है इनसे? वो जो भी व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति जिसको साधारण या जो भी है, उसको हम कानून की परिभाषा में विक्टिम कह देते हैं। वो जाएगा, जब मान लो वह ऐसे कि भाई मेरे से ये इस कार्य को पूरा करने के लिए मांग रहा है, करप्शन कर रहा है, तो वो कहेंगे भाई ठीक है, आर्थिक पैसा मांग रहा है, कोई आर्थिक धनराशि है, या तो वो व्यक्ति को कहते हैं तू अपना पैसा ले आओ, जितने पैसे की डिमांड करता है तो वो उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, अपने निशान बना देते हैं, और जो फिर उसको कह देते हैं, तय हो जाता है कि भाई इस तारीख को हम जाएंगे, और जब तुम उस व्यक्ति को जो संबंधित व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी जिसको दो, तो आप उनको बताते हैं कोई इशारा कर देना, वो जो पार्टी है, रेड पार्टी है, वो खड़ी रहती है सामने शील्ड, उसको पता नहीं लगता है, और जो ही वो लेने लगता है वो फोन पहुंच जाते हैं और उससे पैसा उसके पास से वो या तो कैश हाथ में वो रिकवर कर लेती है, या कोई पॉकेट में वस्त्र में रख देता है तो कर लेती है, या किसी पास में टेबल में और में कहीं भी रख देती है तो रिकवरी कर लेती है। उस व्यक्ति का हाथ धुलाते हैं, वो लाल रंग का हो जाता है। ये तो बात हुई, ये तो एक प्रोसीजर है। दूसरी बात, इसके साथ वो उनकी वार्ता का भी रिकॉर्ड कर लेती है। दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है वार्ता का, क्योंकि रिश्वत की राशि एकदम तय नहीं होती है, वो ज्यादा डिमांड करता है, वो कम करता है, फिर करते करते कोई मीडिएटर भी आ जाता है बीच में, तो वो तय हो जाता है। कई बार है जो रिश्वत लेने वाले अधिकारी डायरेक्ट ना लेकर किसी माध्यम के जरिए लेते हैं, तो उस माध्यम का भी उसमें रिकॉर्ड आ जाता है। कई बार वो माध्यम को दिलाते हैं, माध्यम से देते हैं, तो इस प्रकार सभी शामिल हो जाते हैं, उनको करते हैं। इसमें सर ये बताइएगा कि पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सबसे पहले अगर स्टेट का जो कर्मचारी है वो करप्शन में पकड़ा जाएगा तो हमें एक आम आदमी को किसके पास जाना होगा? एसीडी में जाना पड़ता है, उसके एंटी करप्शन ब्यूरो में जाना पड़ता है, वहाँ जाके कहना पड़ता है भाई बताना मेरे साथ ही है, मेरा ये काम है। अगर वो उसकी वार्ता से संतुष्ट हो जाता है कि भाई ये कंप्लेंट जेन्युइन है, ये किसी को जानबूझ के किसी को फंसाने के लिए या किसी को रंजिश निकालने के लिए या किसी तीसरी पार्टी की ओर से कोई इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है, इस बात से संतुष्ट हो जाए, जेन्युइन है, तब वो उसको कहते हैं भाई आप अपनी जो भी है एक एप्लीकेशन लिख लाओ। उससे एप्लीकेशन ले लेते हैं और फिर वो इससे कहते हैं भाई जितनी राशि डिमांड करता है या तो तुम अरेंज करो या हम अरेंज कराते। फिर अपने उस पर मार्किंग करते हैं, जो भी निशान लगा के देते हैं, वो रेड की प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन करप्शन का केस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, मान लो आपने किसी पीड़ित व्यक्ति ने कहा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फला आदमी रिश्वत मांग रहा है, पुलिस पार्टी चली गई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में गए, सीजीबी ने उससे पैसा अमाउंट रिकवरी कर लिया, लेकिन कानून की दृष्टि में उसका अपराध जब तक साबित नहीं माना जा सकता कि जब तक उस अधिकारी या व्यक्ति के पास, जो सक्षम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसका कोई वर्क पेंडिंग नहीं हो। पहले शर्त है कि उसके पास वो वर्क पेंडिंग होना चाहिए, और के द्वारा डिमांड की जानी चाहिए, दोनों। फिर तीसरी है रिकवरी एक उसको अपराध को साबित करने के लिंक हो गया। फिर एक चौथे इसमें कड़ी होती है उन दोनों के बीच वार्तालाप की कड़ी। तो ये वार्तालाप की कड़ी वगैरह सब सहायक है, लेकिन मेन डिमांड
डिमांड होनी चाहिए और वर्क पेंडिंग होना चाहिए। अगर वर्क पेंडिंग नहीं है तो रिकवरी हो तो उसके आधार पर की सजा नहीं दी जा सकती। आजकल के जो इसमें निर्णय है, एक चीज और है सर, बाय द वे मेरा कोई वर्क पेंडिंग नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का वर्क पेंडिंग है और मैं उससे जाके बात करूं कि भाई ये काम करना है, मेरा ही काम है ये, तो उसमें ये एक्सेप्शन नहीं होगा क्या? उसमें उस व्यक्ति को अपनी जो शुरू में जो प्रारंभिक एप्लीकेशन या जो भी देता है उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा फला व्यक्ति है और उसका कोई कार्य पेंडिंग है, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, यानी मैं उसको कानूनी तौर पर रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। रिप्रेजेंट मेरे घर का व्यक्ति है, मेरा निजी व्यक्ति है, मेरा कोई उसके साथ व्यापार में हित है, मैं एक पार्टनर हूँ, तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। क्यों कि जो उसमें ये देखा जाएगा जो वर्क पेंडिंग है रिश्वत मांगने वाले के पास, उससे इस व्यक्ति का क्या लिंक है। अच्छा, ऐसे स्थिति के अंतर्गत अगर स्टेट का जो कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसमें पहले परमिशन फिर कैसे, वही बात आ गई हो, स्टेट गवर्नमेंट अगर वो नहीं फिर क्या होती है, अगर जो एसीबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया, अब भाई चालान पेश किया जाना है, चालान पेश करने से पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, कंसर्निंग अथॉरिटी से। सब। अच्छा, तो अगर बाय द वे कंसर्निंग अथॉरिटी उसको परमिशन नहीं देती है तो फिर क्या ये आगे अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट का गजेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट के पास पड़ी है, रोजाना न्यूज़पेपर में आती है, वर्षों से पेंडिंग पड़ी है, सैंक्शन के लिए फाइल इन्वेस्टिगेशन पड़ा रहता है, वो तो उसको जमानत मिल जाती है जैसा भी जो हो जाता है, लेकिन जब तक वो उसको नहीं मिलती है तो आज से रोजाना पेपर में आते कई अधिकारियों हैं उनके खिलाफ पड़ी है, वर्षों से पेंडिंग पड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, सैंक्शन देगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो सैंक्शन का जो मैटर है ये भी करप्शन के अंतर्गत क्या है कि महत्वपूर्ण रोल है, पब्लिक सर्वेंट है, उनको सुरक्षा दे रहा है। इसके लिए भाई तो उनको अनावश्यक तौर पर तंग नहीं किया जा सकता है, कोई केस अपने आप की रंजिश निकालने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए भी बना रखा है। क्योंकि एक बात भी है, पब्लिक सर्वेंट से 1000 लोग नाराज है, जिसका काम नहीं बना, जिसके प्रतिकूल कोई काम कर दिया तो वो भी एक तरह से उसको फंसाने की करता है। सब बातों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए भी ये लॉन्ग दृष्टिकोण से रखा गया है कि वो भी सुरक्षित है, कोई अनावश्यक परेशान नहीं हो। अच्छा, ये तो थे स्टेट एम्प्लॉयज की बात। अब बात करते हैं सेंट्रल कर्मचारियों की। सेंट्रल कर्मचारियों के ऊपर जो है पूरा का पूरा गवर्निंग जो है वो सेंटर का, गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई वो नहीं है इतना। लेकिन अगर अभी हाल ही में अपन ने चर्चा भी की थी, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है अभी की, जो कर्मचारी हैं जो स्टेट के सेंटर के कर्मचारी हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज के ऊपर राज्य की जो पुलिस है स्टेट की, वो भी क्या है FIR करके उनको क्या है करप्शन के लिए रोक सकती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या ऐसे आम आदमी अगर सेंट्रल कर्मचारी से पीड़ित है तो फिर उसके साथ कैसे उसको होगा? अब ये इन्होंने दो तरह के, एक तो कानून में सेल्फ प्रोविजन होता है, एक जजमेंट लॉ है। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित कि भाई आप इस वो तो करेंगे ही करेंगे सेंट्रल वाले, लेकिन उसके अलावा स्टेट भी कर सकती है, लेकिन अब इसका धीरे धीरे प्रोसीजर होगा। अभी इनिशियल है, ये तो कह तो दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे, आज स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी करेगी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफेंस का करेगी तो वो तो अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि दोनों के इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग है तरीके, दोनों के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अलग अलग है। तो अब ये जो कहा भाई सेंटर के एम्प्लॉयज के संबंध में स्टेट वाली भी कर सकती है एजेंसी, तो धीरे ही से डेवलप होगा। ये तो डेवलप है, सेंट्रल वालों का अपना सिस्टम पूरा डेवलप है, स्टेट वालों का अपना सिस्टम पूरा डेवलप है। तो ये एक मतलब इसमें एक रास्ता बता दिया कि भाई ये जैसे इसमें, तो इसमें भी फिर वही बात होगी। अगर हम बात करें सेंट्रल एम्प्लॉयज के बारे में, तो सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए भी तो प्रायर परमिशन तो दोनों में चाहिएगी, क्योंकि जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसकी बगैर परमिशन के लिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इसमें तो कुछ, इसमें ये हुआ कि भाई एक एडिशनल प्रोसेस बता दिया कि वो रेगुलर प्रोसेस है, वहां भी हो सकती है, एक आपको ऑप्शन मिल गया।
आप चाहो तो उधर तो जाते ही हो, नहीं चाहो तो पहले ये था कि स्टेट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन मामलों में कुछ नहीं कर सकती, ऑफेंस नहीं दे। हाँ, उनका कोई अब ये एक एडिशनल और दिया कि वहां भी जाओ, अगर नहीं जा सकते हो या किसी कारण से हो तो आपको अब एक बात ऑप्शन। तो सही है, सेंटर है ये तो इनसे क्या होगा, इसका ये असर रहेगा, कोई व्यक्ति इसमें अनावश्यक नहीं, तो बात देरी तो नहीं होगी। मेन तो करप्शन की है। Corruption। और करप्शन क्या है, करप्शन किसके कंट्रोल में आएगा? कानून में। अब कानून जो है, कानून सेंटर के भी लागू वही है और स्टेट पे भी वही है। करप्शन दोनों ही दोनों का एक ही एक्ट है करप्शन का। करप्शन में आगे नहीं दोनों। तो शायद इसीलिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग लगता है, हाँ, तरीका अलग हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो दोनों के लिए, जी जो हाँ। जितने एक्ट है सेंटर के हैं जो बड़े बड़े, स्टेट गवर्नमेंट फिर अलग एक्ट बनाती है, पर प्राय का दोनों तरह के रेगुलेशंस, पार्लियामेंट भी एक्ट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। वेरी। इसके साथ हम बात करते हैं सर, लेकिन कई बार जो है अभी हमने बात की है कि कुछ एम्प्लॉयज़ के बारे में जो करप्शन के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट होती है उन लोगों की, उनके खिलाफ में किस प्रकार से जो एजेंसीज हैं वो काम करती हैं। इसके अलावा भी देखा जाता है कि करप्शन के मामले में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग जो हैं, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें आगे सामने आ रहे हैं कुछ समय से। अभी आपने देखा होगा कि लैंड फॉर जॉब वाला आपने सुना है, तो उस लैंड फॉर जॉब के बारे में आप जो नेता, वो इन्वेस्टिगेशन का तो प्रोसेस तो वो का वो रहेगी, और वो जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसी हिसाब से चल रहेगा। जहाँ ऑफेंस हुआ है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखते हैं। नहीं, इसमें फिर क्या है कि जैसे कि सेंटर और स्टेट के जो एम्प्लॉयज हैं उसमें तो क्या है, प्रायर परमिशन है। इसमें फिर हम कहाँ से परमिशन लेंगे नेताओं के ऊपर जो है? सेंटर का तो नहीं है ये, या फिर सेंटर पार्लियामेंट से ही इसका कोई लिंक है, या किसी मिनिस्टर से वो है, या फिर डायरेक्ट ही इसके ऊपर क्या है मुकदमा FIR को हो सकती है? इनमें भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, अच्छा, उसके बाद फिर ये वो करके पहले पार्लियामेंट में जो आ जाता है, जा करके वहां से होता, मिनिस्ट्री की है तो मिनिस्ट्री का हिसाब से देखा जाता है। अच्छा। वो वहां से प्राइमरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर इधर इन्वेस्टिगेशन, मान लो CBI को मिल गया, फिर CBI अपनी वो हाँ, मतलब क्या है कि किसी ऑथेंटिक एजेंसी को इस चीज के बारे में ऑर्डर दिया, पहले वहां जा, ये नहीं है भाई आम पब्लिक तो सीधे जाके CBI उसको कर सकती है करप्शन की दिशा, लेकिन जब पॉलिटिशियंस है इनके लिए अलग प्रोसेस इनका। वहाँ जब एक बार उनकी भी वो शुरू हो जाती है प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, तब फिर वो यही प्रोसेस है आपका भी, जो रिकवरी का है और भी है वो सारा है। ये थी एक बात, ये भी मान लो आज CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया, करप्शन का किया, अगर CBI इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भाई ये करप्शन का कोई ऑफेंस नहीं बनती है, तो वो क्या करते हैं, जिस डिपार्टमेंट क्या होते हैं वो डिपार्टमेंट को इसको रेफर कर देते हैं, ये केस ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए फिट है, आप हमारे यहाँ ऑफेंस नहीं बना, आप इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में लेके प्रोसीड कीजिएगा। अच्छा। ये तो इसके अलावा सर एक चीज और भी होती है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस मामला है, जैसे अपन ने अभी लैंड फॉर जॉब वाला है तो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, तो इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को ज्ञान। ये स्पेशल केसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसका तो ED को करती है, उनका एक अलग प्रोसेस बना हुआ है, ED का अलग है उनका प्रोसेस। जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा का भी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला में है। और इसमें आपने देखा होगा पिछले समय कुछ हमने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनका भी शायद इसी मामले में था मनी लॉन्ड्रिंग का। उनके भी लिए अलग अलग केस है, कई मिसयूज ऑफ द पब्लिक फंड, कॉर्पोरेट फंड उसके संबंध में भी था, कुछ सारे बियॉन्ड आपने जो जितनी सैंक्शन थी उससे अथॉरिटी थी उससे ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, तो उसमें वो भी सारे केसेस अलग अलग नेचर के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है। तो मिसयूज ऑफ दी पावर हो गया, उसमें उनका भी है, भाई बैड इंटेंशन से किया, मेला फाइडली किया। ये तो हमने बात की कि अभी कुछ एम्प्लॉयज के बारे में, कुछ हमारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में हमने करप्शन की बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नीचे लेवल पे आने पे, क्राइम के बारे में। एक आम नागरिक के साथ अगर क्राइम होता है, अगर वो विक्टिम है, पीड़ित है, तो उसे FIR
करवानी चाहिए। तो एफआईआर करवाएंगे तो सबसे पहले एफआईआर के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या होता है कि दो तरह के केसेस होते हैं, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। जैसे मारपीट कर दी तो भाई ये साधारण सी है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिंपल इंजरी आई है, तो इसके लिए आप पुलिस नहीं कहेगी, पुलिस कहेंगे भाई आप प्राइवेट इस्तेगासा कीजिए। चोरी हो गई मकान में तो उसके लिए फिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की तारीफ में आ गया, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट ले लेती। पहले तो साधारण सा था भाई, वर्बल भी ले लेते थे और लिखित में भी ले लेते थे, आज भी है, वर्बल भी ले लेते हैं, एसएचओ की खुद की नॉलेज में आ जाता है तो उस खुद भी दर्ज कर लेता है। ये पुलिस खुद भी अगर उसकी नॉलेज में आती है। एफआईआर के बारे में बात, अब वो एफआईआर के सिलसिला थोड़ा परिवर्तन हो गया। ये एफआईआर जा तो माने आप पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन ने ले ली, रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे कई बार क्या है कि जुरिस्डिक्शन की बात आती है, कई जो पुलिस स्टेशन है वो ये कहते हैं कि भाई मेरे जुरिस्डिक्शन में ये क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज मामले में भी चेंज किया है, बहुत लंबा चौड़ा चेंज। इसमें अभी ने कर दिया कि जीरो एफआईआर दो दर्ज कर लेगा जिसके यहाँ भी जिस पुलिस स्टेशन में भी चले गए। हाँ, तो सर ये जीरो एफआईआर क्या होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये जीरो एफआईआर, मान लो एक ऑफेंस कैलकट्टा में हुआ, जैसे कुछ वो जोरियों के यहाँ कैलकट्टा के जो कारीगर काम करते हैं नगों में और में, जी जी, तो थे किसी एक की मिसिंग हो गया, फिर उनके फैमिली वालों को मालूम हुआ भाई उसका मर्डर कर दिया गया, तो उन्होंने कलकत्ता में जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ रहते वहाँ दर्ज कराई, तो उन्होंने जीरो एफआईआर दर्ज, वो एफआईआर तो लिख दी, घटना वो की वो लिख दी, ये ऑफेंस बना, इस सेक्शन में बना, सारी बात लिख ली। और उसको एफआईआर में क्या होता है, आमतौर पर पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर होता है एफआईआर, उस पर नंबर पड़ते हैं। आज मैंने कोई 2026 में तो उस एफआईआर जी है 15, तो 15/2000, एफआईआर का नंबर 15 वर्ष 2000, और एफआईआर की तारीख लिखी जाती है, किस समय देने गया। एफआईआर में एक डिटेल होती है ऑफेंस की कंप्लीट, भाई घटना किस समय की हुई, पुलिस स्टेशन कब पहुंचा, घटना स्थल से पुलिस स्टेशन कितना दूर है, और या कोर्ट के जरिए। ये एफआईआर जो है अपनी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके होगी, वो नहीं, अब वो तो जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर में कोई ऐसा शर्त नहीं, नीरो वो कहीं भी दर्ज करा सकता है, घटना का विवरण दे देगा, और वो उसको दर्ज करके पुलिस स्टेशन जो भी है पुलिस स्टेशन वो संबंधित जो जुरिस्डिक्शन लगाना, जिस जुरिस्डिक्शन वहाँ भेज देगा, वहाँ भेज देगा उस सामने। अच्छा। वो जीरो एफआईआर फिर वो अपने यहाँ दर्ज करेगा, इसमें उसे अपने नंबर डालेगा। इसमें फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगी या प्रोसीडिंग्स होगी, तो वो जो पुलिस स्टेशन है जिसमें एफआईआर लॉज हुई है वो करेगा, या जिसके पास भेजी गई है वो करेगा? यानी जहाँ आपने एफआईआर दर्ज कराई, हाँ जी, वो पुलिस स्टेशन केवल एफआईआर दर्ज कर या रिकॉर्ड करके जीरो नंबर पे दर्ज करके ईयर करके जिसका जुरिस्डिक्शन है उस पुलिस स्टेशन को भेज देगा। अच्छा, वो अच्छा। फिर वही पुलिस स्टेशन जिसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है वही उसका इन्वेस्टिगेशन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिसका क्षेत्राधिकार है उससे वो करेगी इसके बारे में। तो इसमें मतलब ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई है आम पब्लिक के लिए। पहले ये था कि दोनों के पुलिस स्टेशन में रहता था विवाद, अब वो इस प्रकार का खत्म कर दिया है। ये मतलब पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक आप कहीं पर भी किसी तरह से जाकर। अच्छा, दूसरा व्यक्ति है, कई बार क्या है कि आम जो नागरिक हैं वो पुलिस से प्रताड़ित रहते हैं इस मामले में, जैसे कि पुलिस ने चला के किसी को रात को 2 बजे उठा लिया। अब ऐसी क्या प्रावधान है क्या हमारे कानून के अंतर्गत, किसी रात को 1-1:30 बजे किसी व्यक्ति को उठा करके ले जाए? आमतौर पे तो सूर्यास्त के पश्चात महिला वगैरह को है, महिला को नहीं है, लेकिन पुरुष को। अब ये क्या है कि जो पुलिस की जो पीड़ित करने की या तंग करने की परेशान करने की प्रवृत्ति को होती है ना, जो देखिए कुछ तो पुलिस अधिकारी कर्मचारी बड़े कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, कुछ ऐसा है कि अब कारणवश अपने हो जाता है करते हैं, उनके लिए भी अब तो क्या है कि एक तो आपको अग्रिम जमानत की सुविधा दे रखी है, एक 41A बना रखा है, अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने से पहले उसको सूचना देगा। अच्छा, सूचना देगा, ये है 41A, उन्हें कानून में ही प्रोविजन कर दिया है 41, आप वो उसको देंगे।
लेकिन रात में अगर गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी के समय कौन कौन सी पुलिस के लिए चीजें जरूरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अब क्या है, अभी रिसेंट एक जजमेंट आया, यूनिफॉर्म में होना चाहिए उसको, और मीमो बनना चाहिए, गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, ये सारी चीजें सर हमारे ये क्या अरेस्ट मीमो पहले भी बनते थे, अभी भी बनते हैं, लेकिन अब इन्होंने कह दिया अरेस्ट करने से पहले लिखित में सूचना देगा, उनके रिश्तेदार जो भी होगा लिखित में देगा, सिग्नेचर कराएगा, सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। इवन देन अगर कोई वैसे ही कर दे तो भी पीड़ित व्यक्ति को राइट है कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस कर सकता है क्रिमिनल कर लेकर। उसने लिखित में नहीं दिया, हमें लिखित में नहीं दिया, मेरे को मीमो भी नहीं दिया, कन्फाइनमेंट पे दो गवाहों के साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, रेस्ट्रेंट किया और मेरे को ऐसा टॉर्चर किया। उन सब के लिए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ जो भी जाते हैं उनको कंपनसेशन दिलवाते हैं। अच्छा। और इसके लिए कई जो आईपीसी में धारा लागू हो जाती है, बीएनएसएस में कर दिया उसमें भी धारा है, और कंपनसेशन मिलता है रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए, टॉर्चर के लिए मिलता है। तो ये तो आम पब्लिक को पता होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है अब धीरे धीरे पब्लिक जागरूक हो रही है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। क्योंकि सर आप जैसे लोग, अगर जिन लोगों ने जुडिशरी में काम किया है, लोगों की इतनी सेवाएं की हैं, लोगों के साथ इतना मतलब न्याय किया है, लोगों को न्याय दिलवाया, आप तो न्याय की कुर्सी पे बैठ के आए हैं सर, तो मैं समझता हूं कि हमारी ड्यूटी भी बनती है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी क्या है कि आप प्रेरणा स्रोत हो, कि भाई उन्होंने हमें ये बताया था कि ये चीजें ये जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, क्योंकि आप तो प्रेरणा स्रोत है। एक आपको वास्तविक घटना बताएं कि भाई किसी जगह पोस्टेड था स्टेट ट्राइबल एरिया में जी, आदिवासी एरिया में, आजकल उदयपुर के आदिवासी एरिया में जो भी है वहाँ भी गरीबी बहुत है। वहाँ के आदिवासी आज भी नंगे पैर रहते हैं और खाने को जो कोर्ट में आएंगे, सुबह की कोर्ट में आ जाएंगे, पैदल पहाड़ पार करके आएंगे, कुछ अपने साथ जो भी है खाने के लिए साधारण जो अपना घरेलू सामान ले आते। तो एक ऐसे ट्राइबल एरिया में मेरी जो आजकल दहियावद है जो प्रतापगढ़ जिले में हो गया, पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तो वहाँ से जो ट्राइबल एरिया है वहाँ से आते थे। तो हमारे यहाँ क्या है कि अभियुक्त व्यक्ति को अपने केस की सुनवाई में जब भी डेट ऑफ हियरिंग होती है तो उसको कोर्ट में उपस्थित होना होता है। कभी कोई किसी कारणवश नहीं हो पाता है, अभियुक्त उसका जो भी डिफेंस काउंसिल होता है, अभियुक्त का वकील है, उसकी हाजिरी माफी की दरखास्त नहीं लगाता है तो उसकी जो बेल बॉन्ड दिए रहते हैं जिसको हम जमानत मुंसलकी कहते हैं वो जब्त हो जाते हैं। जमानत मुंसलकी जब्ती का अर्थ है तो भाई आपकी हाजिरी की पाबंदी के लिए 5,000 का मुचलका 5,000 का आपकी जमानत, पर्सनल बॉन्ड 5,000 का, सिक्योरिटी बॉन्ड 5,000, तो वो राशि जब्त होने की कार्रवाई हो जाती है। अच्छा। वो राशि जो जामीनदार होती है जमानत की राशि से वसूल की जाती है कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद, और एक्यूज की है, मुलजिम की है तो उससे वसूल की जाती है। तो उस स्थान में अब उस अभियुक्त की हालत देखो कि वो नंगे पैर आता है, गर्मी में भी नंगे पैर आता है, वहाँ की मक्का की रोटी साथ लाता है, प्याज लाता है। अब उस व्यक्ति ने मान लो 1,000 की जमानत दे रखी है, लेकिन उसके पास तो 1,000 छोट कुछ ही नहीं है, आप उसको जेल में भेज दो। एक तो सजा के पश्चात जेल में भेजो तो ठीक है, लेकिन ये केवल इस राशि की वसूली के लिए नहीं है तो भेजना पड़ता है वसूली के लिए। तो हमने क्या किया कि भाई ठीक है, इस आदिवासी की है 1,000 का मुचलका है, 1,000 की जमानत है, 10-10 रुपये उसके जब्त कर लिए, बाकी राशि माफ। तो हाई कोर्ट जज साहब भी कोई आए इंस्पेक्शन पे तो उनकी ध्यान में लाया गया कि देखो साहब 1,000 का मुचलका है, 1,000 की जमानत की राशि है और ये 10-10 रुपये में भी छोड़ देते, तो इससे राजस्व को या अभी तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी चाहिए। तो मॉर्निंग कोर्स थी, तब मैंने उनको बताया ये देखो सब ये जितने पक्षकार हैं ट्राइबल मुलजिम बैठे लंच अवस्था, तो बेचारे मक्का की रोटी के सूखे प्याज से खा रहे थे। अब मैंने और कपड़े फटे से थे और नंगे पैर आते, गर्मी में भी नंगे पैर चलते थे उधर। तो मैंने उनको बताया अब मैं इनकी 1,000 रुपये की राशि जब्त कर दूं, वो चलती है कि वसूली हो गई ना, उसके पास है ही नहीं कुछ, तो पहाड़ पर रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनकी क्या वसूल करके लाओगे वहां से, कुछ है ही नहीं। और वो फाइन रजिस्टर
चलता रहेगा, उसमें हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट की राशि बढ़ती रहेगी, फिरेगा कि अमाउंट रिकवरी नहीं हुई। तो इससे तो अच्छा है कि इससे 10 रुपये कर दो, जरा हाथ के हाथ जमा करा देगा, न तो फाइन की रिकवरी का एरियर बढ़ेगा और न उसमें गरीब व्यक्ति पे भार पड़ेगा। ये तो एक है, इसके तौर पे जमान मुचल के इसलिए ले जाते हैं कि व्यक्ति रोजाना कोर्ट में डेट ऑफ हियरिंग पे हाजिर होता रहे, इस बात के लिए है। तो वो हो जाता है कि इसलिए कई बार प्रैक्टिकल दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने भी कहा कि वास्तव में बात सही है। तो इसमें जैसे अब मैं क्राइम के बारे में बात करूंगा सर, जो भी पीड़ित हो विक्टिम होता है उसके बयान होते हैं, 161 में भी बयान होते हैं, 164 में भी होते हैं, 313 में भी होते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी जैसे पोक्सो के अंतर्गत भी अगर मैं बात करूं छोटा सा अपराध के बारे में, 164 में लड़की के बयान हो गए, तो क्या उस लड़की को दोबारा कोर्ट में जाना जरूरी है? देखिए जी, ये पुरानी जो सीआरपीसी में, जिससे बीएनएसएस लागू होने से पहले ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बता, सीआरपीसी में सभी बात की है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ट्रायल कैसे होगी, जजमेंट कैसे होगा, सभी व्यवस्था की रखी, सारे प्रावधान किए हुए हैं। तो ये 161, 164 ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 161 के बयान पुलिस तब लेती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब एफआईआर दर्ज हो गई, उसने जो भी क्या पुलिस महिला के बयान 161 में संध्या के टाइम घर जाके ले सकती है? महिला के लिए तो वही सब समय की पाबंदी लागू है। सही, कभी वो बयान लेगा, 161 के बयान इसलिए लेते हैं भैया आपने जो एफआईआर में स्टोरी दिखाई है उसकी संबंध में है, वो आपने कही लिखी, फिर वो कही मैंने ये पार्टी लिखाई। 164 के बयान इसलिए होते हैं, 161 के बयान की तो कोई वैल्यू नहीं है। वही वो तो चाहे इनकार कर सकती है मैंने दिए नहीं दिए। 164 के बयान में इसलिए होते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं। तो उसमें इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बयान वैसे लिख लिए गए, नहीं कराएगी, उसकी सत्यता में कोई इस तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि फिर भी उस व्यक्ति को ये राइट है, उस गवाह को, वो कह दे कि हाँ मैंने नहीं लिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं लिखाया, इनकार कर सकता है, पाबंदी नहीं है। वैसे 164 के बयान कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होते हैं कि भाई तू डिफेंस काउंसिल है, वो ये कह सकता अभी देखो आज आपने कोर्ट में ये बयान दिए थे, 164 में ये बयान दिए थे, या 164 के बयान कोरोबरेशन के लिए होते हैं उसके, या जो बात की इसकी पुष्टि हो जाती है। लेकिन 164 के बयान के पश्चात जैसे किसी महिला ने किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या है पोक्सो में लगा दिया है, तो 164 के बयान के पश्चात क्या उसे दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा? 313 वो तो कोर्ट में तो जाएगा। वो अगर बाई दी वो नहीं जाए तो वो लड़की, वो तो फिर वो उसकी रेगुलर एविडेंस है ना, फिर नहीं मानी जाएगी, उसे केस कमजोर प्रूव नहीं माना जाएगा। वो प्रूव नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिसमिस हो जाएगा फिर। हाँ, केस में ये केवल 164 के बयान पे नहीं हो सकता ना, 313 नहीं है, सभी तरह के। देखो, एक तो मेन प्रोसिक्यूटर की एविडेंस होती है, फिर कोरोबरेटिव एविडेंस होती है कि इसका कोरोबरेशन किससे हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से हुआ, ऑरल एविडेंस से हुआ, ये जरूरी है। फिर आईओए, फॉर्मल एविडेंस सभी तरह की देखी जाती है, एक्सपर्ट एविडेंस की जरूरत पड़ती है, एफएसएल की एविडेंस है तो उसको भी कंसीडर करेंगे। फिर टेक्निकल है, सैंक्शन का कोई पॉइंट आ गया तो सैंक्शन दी कि नहीं दी, किसी भी पॉइंट पे सारे मिलाकर के कलेक्टिवली फिर मतलब जो बात यह है कि दर्शकों, कानून जो है अपने आप में ये ऊपरी नहीं चलता है, कानून किसी भी चीज की तह तक जाता है और तह तक जाने के पश्चात जो न्याय है वो निकल करके आता है इसमें। तो इसमें ये जो 313 होता है इसके लिए पहले से बुलाया जाता है या एट रैंडम होता है? वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्रायल का पार्ट है, जो ये प्रोसेस जो पुलिस कोर्ट का चालान पेश कर देती है एक्यूज के खिलाफ, तो समन्स ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, एक कैटेगरी बना रखती है, सेशंस ट्रायल है, 3 तरह की ट्रायल है और एक समरी ट्रायल भी होती है। ट्रायल में क्या है, जैसे हो गए एक्यूज के खिलाफ चार्ज लग गया, बहस सुन करके मुलजिम की चार्ज लगा दिया गया,
चार्ज के पश्चात पुलिस क्या होती है, जब चालान पेश करती है तो उसमें लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करती है। वो सारे लिस्ट विटनेस जिनके नाम है उसमें दर्ज, उनके बयान होंगे, ओवरऑल स्टेटमेंट होंगे। और जहाँ कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट है, भाई कहीं नक्शा मौका पे साइन है तो नक्शा मौका को प्रूव करेगा, रिकवरी मीमो पे साइन है तो रिकवरी मीमो पे करेगा, या अरेस्ट मीमो पे साइन है तो उस पर करेगा। अलग अलग। हाँ, वो गवाह पर सारा ओरल एविडेंस भी देगा, उसके साथ में वो पॉइंट उनको भी प्रूव करेगा। प्रोसिक्यूशन ने मान लो लिस्ट ऑफ विटनेस आगे 20 दे दिए और 20 के बयान हो गए, कईयों को प्रोसिक्यूशन छोड़ देता है, लेफ्ट करते हैं, जिसको तर्क करना कह देते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, तो चलते सर अगर गवाह बहुत ज्यादा हो, हाँ। तो गवाह बहुत ज्यादा हो और उसमें कुछ गवाह नहीं है इस दुनिया में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? गवाह के लिए कोई नहीं ऐसी, अगर गवाह की डेथ हो गई या अवेलेबल नहीं हुआ तो मोस्टली अगर डेथ हो गई है तो कोई जरूरत नहीं है, उसको कर देंगे, छोड़ देंगे, लेफ्ट लिख देंगे, भाई ठीक है इसका बयान नहीं हो सकता। कई मुकदमों में, कई मामलों में ऐसा होता है कि चश्मदीद गवाह बोलते हैं जिसको हम आई विटनेस कहते हैं। यस, आई विटनेस कहते हैं जिसने घटना देखी हो और वो है ही नहीं, और सारा का सारा दावा जो है दो तरह का हो गया, एक तो वो है नहीं, एक मर गया, ये देहांत हो गया। देहांत हो गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो है नहीं, कई कारण है, अवेलेबल नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, जो लास्ट उसका रेजिडेंस है वहाँ नहीं मिल पा रहा है, कहीं बाहर चला गया है, तो उसके सिविल में उसको प्रयाप्त करते हैं। भाई प्रोसिक्यूशन को 50 देती है कोर्ट कि भाई आप इनको पहले तो तलब करो, समन से गया, वारंट गया, नहीं मिला तो लास्ट स्वयं पेश करने का मौका देती है। उसके बावजूद नहीं थे तो कोर्ट एविडेंस क्लोज कर देती है प्रोसिक्यूशन की। कहने का मतलब लिस्ट ऑफ विटनेस में जितने गवाह दर्ज है नाम, उन सबके बयान पूरे हो जाए तब उसको प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज हो जाती है। उसके बाद 313 का जो पुरानी सीआरपीसी का प्रोसीजर है, 313 की स्टेज है, उसके बाद आती है वो सारी की सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के पश्चात 313 की स्टेज आती है। जी 313 की स्टेज किस लिए बनाई है? उस मुलजिम से पूछा जाता है, उसको अवसर दिया जाता है, देखिए आपके खिलाफ आरोप तो लगाया है कि भाई आपने चोरी की, वो तो एक मोटा मोटा आरोप हो गया, भाई क्या है चोरी की वस्तु क्या नहीं हुई, सारी घटना बता दे। फिर उसके पश्चात होते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ लगाया, जो विटनेस होता है उसको टेक्निकल नाम देते हैं, अभियोजन साक्षी हिंदी में कहते हैं, PW1 कहते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। उन सबके नंबर लग जाते हैं कोर्ट में, जिस रोज आया पहले, हालांकि लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस और दूसरा के बाद में, पहले इसी को कंप्लीट चले। अब वो मान लो लिस्ट ऑफ विटनेस में तो उस आदमी का नाम 6 नंबर पे है और कोर्ट में पहले नंबर पे आ गया, तो उसका PW1 पड़ेगा, ये नहीं है कि 6 लिखा जाएगा, यानी दोनों उस लिस्ट ऑफ विटनेस में उसका नंबर अलग है, इधर अलग। जो कोर्ट में मान्यता क्या देगी जजमेंट में, उस PW1 को कहा जाएगा, ये PW1 है। जब वो जजमेंट लिखते हैं तो उस नाम से रेफर करते हैं, PW1 ने ये कहा, PW1 ने PW। तो इस तरह से मान लो उस केस में 10 गवाह के बयान हुए, तो उसे पूछा देखिए PW1 ने आपके खिलाफ ये स्टेटमेंट दी है, PW2 ने आपके खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया है। एक एक गवाह का जो मटेरियल विटनेस उसके खिलाफ कहा कि इस तरह से कहा, उसके बारे में उससे पूछा जाता है। इस संबंध में कई बार ऐसे हुए हैं कि अगर 313 के बयान में अभियुक्त से मटेरियल एविडेंस के प्रोसिक्यूशन के बारे में सवाल नहीं किया गया, तो उसी ग्राउंड पर वापस केस को रिमांड करते हैं या मुलजिम को बरी भी कर देते हैं किसी केस में, इसलिए कि उसको मालूम हो जाना चाहिए कि आपके खिलाफ क्या एविडेंस है, किस एविडेंस के आधार पर आपको अपराध साबित करने का प्रक्रिया लाई जाएगी। ये हो जाता है। फिर लास्ट में एक और दे रखा है, लास्ट में उससे पूछा जाता है भाई वो आपको और क्या कहना, यानी वो कहते हैं वो उसमें वो कह सकता है साहब मेरे इससे से रंजिश थी, अदावत थी, पैसे का लेन देन था या कोई और किसी का विवाद था, तो मेरे खिलाफ झूठा फंसाया गया है, क्या मेरे को फाल्सली इन्वॉल्व किया गया है, तो एक वो और सवाल पूछना पड़ता है लास्ट में। इस प्रकार से ये प्रोसिक्यूशन का ये 313 की एविडेंस होते हैं, ये सभी स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये फिर एक होता है लास्ट में, मुलजिम स्वयं भी एप्लीकेशन दे करके अपने डिफेंस में पेश हो सकता है। अच्छा, डिफेंस की एविडेंस तो पेश करने का राइट है, उनमें कहेंगे DW1 डिफेंस विटनेस थी जाके, लेकिन उससे पहले उसको खुद भी अपने वो एप्लीकेशन देके कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ेगी उसको, जैसा मैं भी मेरे बयान में कहना पेश करना, उसमें तो फिर वही गवाह हुई, उससे भी दूसरी पार्टी जिले करेगी, ये करेगी। ये प्रोसिक्यूशन में मेन एग्जामिनेशन चीफ कहलाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन है
तो प्रोसिक्यूशन में भी ये लागू होता है, डिफेंस में भी ये लागू। उसके पश्चात फाइनल बहस होकर के केस का डिसीजन हो जाता है। ये है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो आम पब्लिक के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं और इसीलिए क्या है कि वो फंस जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, ये चीज़ के बारे में बड़ा अच्छा, लेकिन क्या है कि एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी हमें उसमें ही करप्शन में ही पूछना पड़ता था, मुझे पूछना चाहिए था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी का इस करप्शन में और क्राइम में कितनी भूमिका है? देखो, अगर ऑफेंस बना हुआ है उसमें तो देखो प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं है। कोई काम, जैसे आपने कोई बात कही, कोई और कोई आपसे कोई चीज बरामद हुई, तो उसमें आप राइट टू प्राइवेसी तो इस्तेमाल है, क्योंकि वो ऑफेंस का पार्ट है जो, तो उसमें तो उसका प्राइवेसी अप्लाई नहीं होता। वो अप्लाई नहीं होगी राइट टू प्राइवेसी। राइट, हाँ, बात भी सही है। राइट टू प्राइवेसी की आड़ के अंतर्गत हम कानून से ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि कई ऐसे कौन से, जैसे कि पर्सनल मैटर हैं, तो पर्सनल मैटर देखो, इसमें दूसरा प्रोटेक्शन भी है। एक्यूज को है भाई, कोर्ट में एक्यूज को लाते समय हथकड़ी लगा के नहीं लाए कोर्ट की बिल्डिंग में जब उसको कोर्ट पे पेश किया जाए उस वक्त उसकी कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, उस वक्त उसको डॉक में खड़ा कर दिया जाता है। कई बार कई जगह कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि भाई एक्यूज का राइट है कोर्ट बिल्डिंग में उसको हथकड़ी लगा, जब तक कि कोई वो खतरनाक अपराधी नहीं हो जिसके लिए कोई पहले से स्वीकृति नहीं ली हो। बाकी जैसे कई बार वीडियो में लाते हैं खतरनाक केटियों को, क्योंकि उनके लिए बड़ी सुरक्षा को खतरा होता है। अदरवाइज सामान्य अपराधी को केवल कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी नहीं लगाएगी। पहले तो लगती थी, प्रारंभ में प्रोटेक्शन दे रखा है, लेकिन कई जगह क्या है कि अब जो दो तरीके से, एक तो पुलिस की होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग होती है और जेल अथॉरिटी अलग होती है। तो जेल अथॉरिटी या जो भी है उनकी गार्ड आती है, वो लेके आते हैं उनको कोर्ट में पेशी के दौरान। तो वो क्या है, कई बार उनको जानकारी नहीं होती, पर लेकिन प्राय हो जाते, हेड है उनको कभी कोर्ट में पेश करते समय उसकी तकनीक खोल दी। अच्छा सर, अपने जीवन में आपने बहुत से केसेस से संपर्क रहा है, बहुत से डिसीजंस दिए हैं आप लोगों ने, तो आपके लाइफ में पूरी जुडिशरी के अंतर्गत ऐसा कोई मामला जिसको लेकर के आप खुद कंफ्यूजन में हो गए हो कि मैं क्या करूं? आप कोई ऐसी घटना हो जिसके सामने आप खुद ये सोचे कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोर्ट में फिर रेफरेंस भी देना पड़ता है, कोर्ट को रेफरेंस आप जो जिस रेफरेंस की होता है, एक तो वो तब आता है जैसे एक मजिस्ट्रेट है कि क्या है कि CRPC में पुरानी में हर एक मजिस्ट्रेट की देरी हुई 3 साल की सजा दे सकता है, ये 7 की दे सकता है, या इससे ऊपर दे सकते हैं। आपकी लाइफ, वो मैं बताऊं, वो कंफ्यूजन कब आता है, एक तो व्यक्ति है, कभी मैं देखता हूँ मजिस्ट्रेट है कि मैं ज्यादा सजा देना चाहता हूँ, तब उसके लिए CRPC में प्रोसीजर था कि वो CJM को रेफर कर देता, जज लिख के ग्राउंड्स वगैरह केस का सारा, केस को कन्विक्शन का देकर वो लिखता कि साहब मैं इसमें ज्यादा देना चाहता हूँ, वो करते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन वो होता है, वो कंफ्यूजन कोई नहीं, जो भी होता है। देखिए, एक तो क्या है हमारे यहाँ कि बुक्स ऐसी है, डाइजेस्ट ऐसे हैं, कमेंट्री है, हर व्यक्ति को भाई इसका ऑफेंस है, क्योंकि सारी चीजें मिला के एक अपराध साबित माना जाता है। एविडेंस पर डूबते उस एविडेंस की क्या वैल्यू है? वैल्यू का मतलब ये सच्चा बोल रहा है कि तो उसकी सत्यता कहाँ तक है, ये रिलायबल विटनेस है कि नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर ही तो मानते हैं, बल्कि केवल उसके जो स्टेटमेंट है उससे नहीं। अब स्टेटमेंट को उसको एग्जामिन करो कि वेदर ये विटनेस इज ए ट्रूथफुल, रिलायबल। ये अगर एक बार बार झूठ बोल रहा है, आगे पीछे बोल रहा है, पहले कुछ कह गया अभी कुछ कह गया, तो कहते हैं भाई ये ऐसा आदमी की सत्यता का कोई भरोसा नहीं। तो उस पर आप निश्चित हो तब कार्य देख ले अभी विटनेस रिलायबल है। फिर इसका क्या, जो FIR प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखाई है उससे इसकी एविडेंस है, और दूसरे कोरोबरेटिव एविडेंस से इसी का हुआ कि नहीं, कोरोबरेशन हो गया कि नहीं, इसकी पुष्टि हो गई भाई दूसरे गवाह भी यही बात कहते हैं, जो कंप्लेनेंट है, जो इंफॉर्मेंट है वो भी यही बात कह रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी यही बात कह रहा है। भाई मान लो चोरी है तो चोरी की वस्तु बरामद होगी, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक्यूज का भी आइडेंटिफिकेशन कर दिया, तो सब चीजें कलेक्टिवली देख लेते हैं कि हाँ ये केस है। फिर इंग्रेडिएंट्स हैं हर ऑफेंस के, उन्होंने बना रखे थे भाई पुराने IPC में जाकर के कि इस ऑफेंस के कितने वो इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हुए नहीं,
तब वो जाके लिखते हैं कि हाँ भाई ये इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हुए, ये कंप्लीट हुए, ये कंप्लीट हुए, एविडेंस से प्रूव हो गया, सारी इंफॉर्मेशन टाइमली आ गई, ये देरी से नहीं आई, डिले अपराध में उसमें देरी भी नहीं हुई है, वो भी देखना, टाइमली इंफॉर्मेशन हो गई जाके। और फिर कुछ ऐसे कारण में इसको रंजिश से तो नहीं फंसाया गया है, कोई एनिमिटी तो नहीं है, इन बातों को देखता है, सब देखने के बाद होता है। बाकी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। आदमी थोड़ा जो भी आपने जो रात दिन करते हैं करते रहते हैं, और कभी है तो बुक्स इज दी बेस्ट एड, सारी चीज मिल जाती है। कोई भी देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, ये तो मिल गई कि भाई ये इसमें है, अभी थेफ्ट है, ये इसके सारे इनकम से रिकवरी देख ली, अब इस रिकवरी की क्या वैल्यू है, रिकवरी तो हो गई। अब वो रिकवरी को देखा गया, एक रिकवरी ओपन फ्रॉम वो पब्लिक प्लेस एसेसिबल टू ऑल, तो उसकी कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि हर कोई जाके रख जाएगा, केवल उसके केवल होने से नहीं हो जाती है, तो उस वैल्यू। अभी आप फिलहाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस में है, तो मुझे बताइए कि हाई कोर्ट के अंतर्गत कई बार ऐसे डिसीजंस या जजमेंट दिए जाते हैं जजेस के द्वारा जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आते हैं, तो क्या ये जो हाई कोर्ट जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो अपने व्यक्तिगत आधार पर ही जजमेंट देते हैं या कानून को मद्देनजर रखते हुए देते हैं? देखिए साहब, हाई कोर्ट जज तो कानून को भी देखते हैं और फैक्ट्स को भी देखते हैं, दोनों को देख करके परिस्थिति और एक्यूज को भी देखते हैं कि भाई इनोसेंट तो नहीं है, ये मिसयूज तो नहीं हुआ है, सब बातों को समग्र दृष्टिकोण से देख के फैसला करते हैं। अब ये है कि देखिए भाई, अब पब्लिक का नजरिया है, पब्लिक अपने हिसाब से देखती है, जज केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही देखते हैं, फैक्ट को भी देखते हैं, वो तो कन्फाइंड टू द फाइल केस रहते हैं, मतलब उनकी नजर पब्लिक के तो दूसरे दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से। हाँ, हालांकि भाई कई बार जज भी उस केस के एक्सेप्शन कर देते हैं, मान लो वो कोई किसी केस में दूसरी से वकील रहा हो, किसी प्रकार से संबंधित रहा हो, तो खुद ही एक्सेप्शन कर देते हैं, इस केस को दूसरी क्या कर दिया से। तो दोस्तों, आज आपने बहुत सारी ऐसी कानून से संबंधित बातें सुनी जिसमें करप्शन भी है, क्राइम के अंतर्गत आप एफआईआर कैसे लॉन्च कर सकते हैं, पुलिस के अंतर्गत कैसे एफआईआर 161 के बयान होते हैं, किस प्रकार से मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं और मजिस्ट्रेट किस प्रकार से 313 में बयान कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से आज मैं समझता हूँ कि समझी होंगी। आज हमारे बीच लेट्स माइक स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए आए थे संपत लाल जी सोनगरा, जो फिलहाल एक न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्होंने क्या है कि एक लंबी पारी न्यायिक क्षेत्र में खेलकर फिलहाल अपने हाई कोर्ट में क्या है राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस में है। सर, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.